आंख मिचौली का खेल भी होता रहा राजनीति में। लेकिन ये सही है कि इस समय जैसा हम कहते हैं कि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में बात वो ज्यादा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के जो अधिवेशन हुआ दिल्ली में 2 दिन का, उसमें उनका जोर नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साहिब में आपका स्वागत है। चुनाव का बिगुल बजा, धर्म युद्ध कहें या राजनीतिक युद्ध कहें। वैसे तो इसीलिए धर्म युद्ध कहा जाता है कि जिसमें नैतिकता, आचार संहिता हो। और वर्तमान दौर में धर्म, राजनीति, सत्ता, प्रतिपक्ष, यहां तक कि जो प्रगतिशील कहने वाले नेता हैं वो भी कौरव पांडव की लड़ाई की चर्चा महाभारत काल की करते हैं। कृष्ण कौन है ये तो नहीं जानते। लेकिन जिस समय रामकृष्ण परमहंस को याद किया जाता है, जिस समय विवेकानंद को याद किया जाता है, जिस समय राम और कृष्ण को याद किया जाता है, और इसलिए यह तो कोई नई बात नहीं है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, ये तो नारा दिया ही गया था भारतीय जनसंघ के समय से। और कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि अयोध्या के मुद्दे पर या मथुरा के मुद्दे पर इस चर्चा में हमेशा विवाद में भी रही, सत्ता में रह करके आंख मिचौली का खेल भी होता रहा राजनीति में। लेकिन ये सही है कि इस समय जैसा हम कहते हैं कि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में काम किया था राष्ट्र को जोड़ने के लिए, तो इस समय राजनीतिक धारा भी यही है कि राष्ट्र को जोड़ने के लिए राष्ट्र में समान आचार संहिता हो, नागरिक संहिता हो, समान विचारधारा न भी हो, लेकिन कम से कम कुछ ऐसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू हो जिससे कि देश को चारों तरफ से जोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी कड़ी में ही जो अभियान किया है, वाराणसी से जो चुनाव लड़े, और देखिए वाराणसी का कैसा कायाकल्प हो गया, अयोध्या का मंदिर बन गया। मथुरा कहिए कि मथुरा का तो कोई ऐसा समस्या नहीं है, कानून के हिसाब से उस पर भी अभी अदालत में मामला फैसला हो जाएगा। और इसलिए ये कहना कि लेकिन मथुरा के क्षेत्र में कल्कि अवतार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमोद कृष्णम के निमंत्रण पर, जो कभी जिनसे कभी मिले नहीं थे, लेकिन वो कांग्रेस में रह करके और भाजपा से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाल के कुछ महीनों में उन्होंने जो उनको लगा कि कांग्रेस तो अधर्म की लड़ाई लड़ रही है और अयोध्या तक को नकारने की स्थिति में है, तो आचार्य प्रमोद कृष्ण में उनकी आस्था बहुत ही सनातन और धर्म के प्रति रही। और उसी क्षेत्र में उनका कल्कि ट्रस्ट के वो प्रमुख भी हैं। कल्कि अवतार को लेकर के जो विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, वहां प्रधानमंत्री ने फिर से जय घोष किया। मैंने जिस तरह का कार्यक्रम हुआ, प्रमोद कृष्ण ने उनको निमंत्रण दिया था और उसके शिलान्यास के अवसर पर कि वहां पर भी भव्य मंदिर अयोध्या की तरह से वहां भी उसकी स्थापना हो, उसका कार्य आगे बढ़े। और इसलिए केदारनाथ कहें या तिरुपति कहें या जगन्नाथपुरी कहें या वैष्णो देवी कहें या कामाख्या देवी कहें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, महाकाल मंदिर तो होके ही आए। पश्चिम में यदि आप उसकी चर्चा यदि करें तो ये भी कहा जा सकता है कि महाकाल को कैसे छोड़ा जा सकता है, उसके प्रति भी उनकी पूरी ही आस्था है। तो ज्योतिर्लिंग हो, देवियों के मंदिर हो, और उसके साथ एक सांस्कृतिक विरासत की बात वो ज्यादा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के जो अधिवेशन हुआ दिल्ली में 2 दिन का, उसमें उनका जोर मंदिरों पर कम था। अयोध्या का गौरव के साथ बताना कि अयोध्या के मंदिर क्या, जो वायदा जनता के किया गया था, वो आस्था के करोड़ों लोगों की, जो 500 वर्षों के बाद जिस तरह से भव्य मंदिर जो बन चुका, जिस पर लाखों लोग अब जाने लगे हैं और जाते रहेंगे, उसके साथ में विकास की धारा। कांग्रेस जो नेगेटिव की राजनीति करने लगी, सबसे बड़ी बात यही है कि जो कांग्रेस पहले अपने काम को लेकर के बात कभी करती थी, लेकिन उसके बाद चाहे उसके 20 सूत्री कार्यक्रम हो कि संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम हो कहने को, लेकिन या
मनरेगा की बात कहें, ग्रामीण मजदूरों को काम देने के लिए न्यूनतम मजदूरी वाली जो बात थी, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़कर के अब लड़ाई केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले जिस तरह से भूल बजा है और भारतीय जनता पार्टी में जिस ढंग से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण हुए, उससे लगता है कि ये लड़ाई इस बार बहुत ही पिछले सारे चुनाव को पार करने वाली है। 400 पार का नारा, भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 का नारा, ये नारा नहीं है, ये पूरा एक संकल्प मुझे लगता है। और लोग कहते भी हैं कि कैसे पूरा होगा, लक्ष्य यदि बढ़ा न रखेंगे, एवरेस्ट पर जाना न चाहेंगे, या पहाड़ में यदि आपको गुलमर्ग यदि उसके आगे और कहीं कश्मीर में, हिमालय में, लद्दाख नहीं पहुंचना है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि नहीं, यहां बैठे बैठे सोचेंगे कि लद्दाख पहुंच जाए। लद्दाख में भी कुछ रास्ते ऊंचे नीचे हो सकते हैं, कहीं जाकर के यदि पहाड़ टूट जाए तो हमें अनुभव है, मुझे खुद को, कि रास्ता बंद हो गया, कैसे सुबह तक पहुंचेंगे, कहीं टाइम में कहीं जगह कहां मिलेगी, रास्ते रुक सकते हैं, सारे प्लान गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तो बड़े रखना होता है कि हमें पहुंचना है, लेह पहुंचना है। पेंगोंग लेक पहुंचे तब भी उसके बाद रास्ता यदि सही नहीं हुआ और गड़बड़ हुआ तो आपको कहीं रुकना पड़ सकता है। तो इसलिए लक्ष्य बड़ा है, लेकिन चुनौती भी बड़ी है। पूरा जो गठबंधन बना वो कहीं धीरे 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 जैसे पत्ते, ताश के पत्ते पर बना हुआ है, गठबंधन टूटता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसलिए चर्चा करना चाहता हूं, जहां पर अब बिल्कुल जिसको कह सकते हैं बिगुल चुकी, लगातार बजा है, दिल्ली में बजा, उसके बाद कल की जिस आस्था के साथ वहां पर कार्यक्रम हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ की योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से आगे की योजनाओं को, औद्योगिक कैसे विकास गति देने के लिए जिस तरह की घोषणाएं की है, जो पहले से तैयारी है, पहले से भी बहुत कुछ काम उस क्षेत्र में जो अनुबंध हुए हैं, जिसको कह सकते हैं कि जो बड़े पैमाने पर पूंजी लगा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश के सभी अधिकांश हिस्सों में, जम्मू कश्मीर तक में यदि स्थायी सरकार दिखाई देती है तो पूंजी निवेश चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका से आए या संयुक्त अरब अमीरात से आए, माने रूस से आए, जापान से आए, जर्मनी से आए, ब्रिटेन से है, फ्रांस से तो हो ही रहा है बड़े पैमाने पर अनुबंध। तो दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये लड़ाई, चुनाव की लड़ाई छोटी नहीं है। मैंने ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा, समझिए कि मैं 71 से इस पत्रकारिता में हूं, ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ जब इतना दृढ़ संकल्प के साथ विश्वास होता था। नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को भी एक बहुमत मिला, अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़े प्रखर, मतलब इसको कह सकते हैं कि ऐसे नेता थे जो बड़े लोकप्रिय भी रहे, संघर्ष करके आए थे। और लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो अपने काम करके दिखाया, उसके बल पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरती है, तो उसका श्रेय राज्य सरकार को तो जाता है, लेकिन उससे बड़ा श्रेय यहां से जो वो कंट्रोल करते हैं योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के, अपना जिसको कह सकते हैं, लोग इसे अतिशयोक्ति भी कहते हैं कि भाई ऐसा दिल्ली से क्यों कंट्रोल होता है, लेकिन यदि मॉनिटरिंग नहीं होगी और आपने यहां से पूंजी निवेश के लिए बाहर से भी कोई आया और वहां पर उससे वसूली होने लगी, जो पहले जैसे आप बिहार को कहते हैं, बिहार में तो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति, उत्तर प्रदेश में भी लोग आने से भागते थे, अपराधियों का अड्डा रहता था उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश में पहले इतना पूंजी नियोजन नहीं था, लेकिन अब देखिए वहां भी जिस ढंग से नया मुख्यमंत्री आया मोहन यादव, उसके बाद भी जितनी तेजी गति से काम शुरू किया, या उससे पहले भाजपा की सरकार भी 18-20 साल जब रही, उसमें भी शिवराज सिंह के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉनिटरिंग में, तो विकास को जैसा उन्होंने जोड़ दिया। और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि भाजपा ने अपने राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन में अपनी प्राथमिकता चुनाव, और उनका कहना घर घर जाकर के लोगों तक पहुंचना है, पहली बात। दूसरा, जो अपने विचार है उसके बारे में वो छिपाते नहीं है। यदि धर्म को राजनीति जोड़ने की बात करते हैं तो कहते हैं ठीक है, जिन लोगों की आस्था है, इस देश की जनता, यदि बहुसंख्यक समुदाय या भारत ही एक तरह से देखा जाए, उसकी यदि आस्था यदि अयोध्या में है, मथुरा में है, काशी में है, तिरुपति में है, पुरी में है, कामाख्या देवी में है, वैष्णो देवी में है, तो उसमें क्या बुरी, उसमें सभी समाज के लोग उसमें जुड़े होते हैं। उसमें उससे रोजगार में ऐसा नहीं होता है कि स्वर्ण मंदिर में जो काम कर रहे हैं वो लोग
केवल सिख अनुयायी होते हैं, उसमें बहुत कितने हजारों लोग जुड़े होते हैं जो हिंदू और सिख वहां दिखाई देते हैं। अयोध्या में मुस्लिम, फैजाबाद जब कहलाता था तब कहें या वैसे, उस इलाके में जो मुस्लिम रहते थे वो भी रोजगार का साधन तो अयोध्या में जिस तेजी से बढ़ा है तो उससे उनको भी लाभ हो रहा है। या केरल में क्रिश्चियंस हैं, आप देखिए कि चर्च में भी जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभियान चलाया है, तो इसलिए उस पर धार्मिक आधार नहीं है। और जिस ढंग से संयुक्त अरब अमीरात में मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया, जो भव्य मंदिर जो बना है और जो भारत की संस्कृति के प्रतीक है, जिसके 7 शिखर हैं, उस दृष्टि से जो केवल कागज पर या भाषण में सेकुलरिज्म कहा जाता था, उससे एक कदम आगे है। चूंकि भारत की जो संस्कृति तो वही है, सबका धर्म का सम्मान और विश्व बंधुत्व की भावना। यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिया। आतंकवाद से लड़ाई हो, नक्सलवाद से लड़ाई हो, किस तरह से उसको खत्म किया जा रहा है, खत्म किया गया है। छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, ऐसे इलाकों में चाहे आतंकवाद से निपटना हो, नक्सल से निपटना हो। आंध्र तेलंगाना आज सुरक्षित दिखाई देता है तो उसके पीछे नक्सलीय माओवादी वहां भी सक्रिय रहे थे। आज झारखंड में चाहे बीजेपी की सरकार पहले रही, अभी नहीं है, लेकिन वहां संघर्ष इतना होते हुए भी काफी हद तक समस्याओं को, नक्सल समस्या को तो रोका गया है। प्रशासनिक जो अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उसको रोकने की कोशिश हो ही रही है। तो इसको समर्थन नहीं मान, मैं इसको रियलिटीज की बात कर रहा हूं कि क्यों ताश के पत्ते की तरह सब लोग छोड़ छोड़ करके गिर रहे हैं। जो गठबंधन आप बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती रही, जबकि पिछले महीनों के दौरान लगातार कांग्रेस तो दिखा रही थी कि उसके साथ ही गठबंधन होगा, उसके साथ ही लड़ाई लड़ेगी, लेकिन नहीं हुआ। शिवसेना का एक बहुत बड़ा शिवसेना जो ऑफिशियली या एनसीपी जो महाराष्ट्र में है, वो दोनों को मान्यता उसको मिली जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। जो लोग जो ऐसे थे वो साथ छोड़ते गए। नीतीश कुमार ने जब साथ छोड़ा तो कितनी आयतोबा झटका लगा लालू यादव और कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जनता दल यू का भी भविष्य, जबकि उनका तो कोई परिवार का चक्कर नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि उनको परिवार का। मिलन देवड़ा को तो परिवार का कोई ऐसा खतरा नहीं था। इस दृष्टि से अशोक चौहान, वो उसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अखिलेश यादव ने कितना बड़ा झटका दिया कांग्रेस को। बात होती रही और राहुल गांधी की यात्रा में वो शामिल अमेठी तक जाने को तैयार है, वाराणसी तो खास करके जाने को तैयार है। क्योंकि क्या है, कांग्रेस अपनी शर्तों पर, अजय राय जो कई दलों में घूम फिर चुके हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के थे, कभी समाजवादी थे, कभी किस तरफ थे, अब फिर कांग्रेस में है और वो उनको अध्यक्ष बना दिया गया। उनको लगता है कि इनकी दादागिरी से बड़े बाहुबली है, वो भी उनकी छवि उस तरह की रही है, जेल विल भी रह करके आ चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस ने उनको स्वीकार किया, लेकिन अब उन्हीं को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया जाए, उस पर अखिलेश यादव पर जब दबाव बनाएंगे। गठबंधन आपका है तो अखिलेश यादव का वहां वर्चस्व रहा है, उनकी पार्टी का। कांग्रेस वहां 1 या 2 सीट ला पाई पिछली बार। ऐसी स्थिति में, और उससे भी बड़ी बात, जो गढ़ रहा गांधी परिवार का, कांग्रेस का, अखिलेश यादव अमेठी जाने को तैयार नहीं हुए। पहले अब की उनका समझौता रहता था कि हम आपको सहयोग करेंगे कांग्रेस को, लेकिन अब राहुल गांधी जब वहां पहुंचे हैं, रायबरेली में अब सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी। उनको लग गया कि यहां खतरा है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने बदला। लेकिन बीएसपी, समाजवादी, वो भी कोई साथ में नहीं है। कौन साथ में है? ममता साथ नहीं, बिहार साथ नहीं, उत्तर प्रदेश साथ नहीं, महाराष्ट्र साथ नहीं। एनसीपी का घोषित अभी नहीं हुआ है, लेकिन वहां भी सीटों के बंटवारे को लेकर के एनसीपी और शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तथा कथित बची है, उसके पास उसके अधिकांश लोग तो चले गए दूसरी एक तरह से अपनी शिवसेना बना करके। ऐसी स्थिति में इनके साथ जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला तक ने मना कर दिया, कहा कि नहीं हम अपना अकेले लड़ेंगे। कौन उनके साथ इस कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में है? दूसरी तरफ चूंकि उनका एजेंडा है केवल मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, और ऐसे मीडिया को दुश्मन मानते हैं। राहुल गांधी कहते हैं सभी बिके हुए हैं। दिन रात किसानों की चर्चा होती रही, किसान भी अब समझौते की स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं किसान को मीडिया चर्चा 24 घंटे उनके आंदोलन, उनकी हिंसा या उन पर पुलिस की लाठीचार्ज, उसका तो बराबर दिखाते रहे। लेकिन राहुल गांधी को सत्ता ही से ही नहीं नाराजगी है, उनको मीडिया से भी है कि नहीं, क्योंकि वो मीडिया, उनको जो भी सलाहकार है वो शायद उन्हें सही बातें बताते नहीं कि क्या किसान दिखाया गया
या उनकी रैली का कहां पर चर्चा होती है। रोज डिस्कशन में राहुल गांधी की यात्रा कहां, उसका न्याय यात्रा कहां है, अन्याय यात्रा कहां है। पश्चिम बंगाल पर तो कोई और न्याय यात्रा वहां नहीं, वो कुछ गए भी तो ममता उनके साथ नहीं आई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम में तो उन्हीं के पुराने साथी थे जो पूरा बीजेपी का नेतृत्व करके और कितना आराम से वो काम कर रहे हैं, बहुत सफलता मिल रही है कामाख्या के उस पूरे क्षेत्र में। और पूरे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी, नागालैंड तक से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी है उस कोने से। तो इस दृष्टि से और दक्षिण में जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है, जितनी लोकप्रियता बढ़ी है, ये आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद ने दिखाया। लेकिन युद्ध, जैसा मैंने कहा, युद्ध, चुनावी बिगुल बजाने से काम नहीं होता। उसके लिए घर घर तक आपके काम, चाहे आपने शौचालय के लिए पार्टी सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार से कैसे गया, कैसे लोगों के घर बनाने के लिए, कैसा घरेलू गैस देने के लिए, जो कुछ काम किया गया, उस सब सफलता को, करोड़ों लोगों को, जो महिलाओं को लाभ जो दिया जा रहा है, उस सब के बारे में जितनी जानकारियां लोगों को दी जाए, तो विकास, धर्म और राजनीति, समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने की, उसकी क्षमता को आगे बढ़ाने की, उसकी शक्ति को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कि ये युद्ध पर अब चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन ये शुरुआत है। बिगुल तो बजा है, शंख भी बजा है, और देखना है कि आने वाले दिनों में कहां महल खड़े होते हैं, कहां झोपड़ी तक पहुंचना और कहां जनता का विश्वास जीतना, ये सब की ही परीक्षा होगी। एड्रेस आई में हम विराम देते हैं। आप एड्रेस आई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को भेजें, लाइक करें, और जो आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।